is Musa Kalim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. Today's lecture is on request of a student और हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें या जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दे आर लिस्टेड एज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है। एक कंसेप्ट हम लेंगे, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज मेंट बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और हम इस पे एक कंसेप्ट लेंगे कि स्केलर और वेक्टर का असल में मतलब क्या है। फिर हमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के हवाले से, उसमें हमसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो हमें कुछ लिखने होते हैं और इस डिफरेंस से पहले हम स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीकेकार, कौन कौन से एसोसिएटेड क्वांटिटीज उनके साथ होती हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे और वो डिफरेंस के अंदर हम शामिल करेंगे। और फिर हमें आगे जब कभी भी हम वेक्टर्स मेंशन करेंगे हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है या जिस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं स्टैंडर्ड वे में। फिर यहां से हमारा शुरू होता है असल टॉपिक और वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर। बिफोर दैट कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे नल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। वन मोर थिंग, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमें वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए है जिस प्रिंसिपल के तहत हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। एंड देयर कम्स इनटू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आइडिया लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, और वैसे तो ये मैथ्स में पढ़ते हैं हम, लेकिन हम क्योंकि यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से हमें यहाँ पे भी उसका एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैं अपने तौर से आपको कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं और हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू वेक्टर्स पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर। ठीक है। वैसे तो वेक्टर्स भी मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन 1800 में यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वेक्टर्स के कंसेप्ट को मैथ्स से उठा के फिजिक्स में भी उन्होंने जोड़ा और कहा कि दिस कंसेप्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन फिजिक्स एज वेल। तो तब से फिजिक्स में भी वेक्टर्स को पढ़ा जाता है। बेसिकली ये मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं स्केलर और वेक्टर, यानी कि हमारा पहला टॉपिक, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इससे पहले हम ये थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे कि फिजिक्स में वी डील विद फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी, हमने कहा हर ऑब्जेक्ट में जो हमें इधर उधर नेचर में अपने नजर आता है कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम मेजरमेंट कर पाते हैं, जिनकी हम वैल्यू बता पाते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इतनी मेजरमेंट की है। जैसे कि लेंथ है, मीटर या किलोमीटर में, माइल्स में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हम बताते हैं। जैसे कि मास है या वेट है किसी बॉडी का, हम किलोग्राम्स में बताते हैं। वेट है तो उसका वजन इतने न्यूटन ये बताया जाता है। ठीक है। टाइम बताते हैं किसी मूविंग बॉडी का, तो जब मूव करेगी तो ज़ाहिर फॉर द पीरियड ऑफ सम टाइम वो मूव करेगी, तो उसकी मूवमेंट का टाइम भी हम बता सकते हैं, उसकी स्पीड भी बता सकते हैं। सो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हमने उसमें से चंद एक का तस्करा भी किया है। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप्स की होती हैं, तो ये बात हमें समझना चाहिए है कि हमारे पास जब कोई सेट ऑफ डाटा होता है या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी जरूरत के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्कूल है जिस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। सेम इंफॉर्मेशन, अ स्कूल विद 1000 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इट। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक साहब आते हैं और आपसे कहते हैं मुझे बताइए कि आपका प्राइमरी सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है या सेकेंडरी सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। इस इंफॉर्मेशन को या इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्कूल वाले क्या करेंगे, या व्हाट शुड स्कूल एडमिन डू, स्कूल एडमिन क्या करेगी, वो ये चेक करेगी हमारे पास प्राइमरी में कितने बच्चे हैं, सेकेंडरी में कितने बच्चे हैं।
फिर वो चेक करेंगे, पता चला 600 स्टूडेंट्स प्राइमरी में हैं, 400 स्टूडेंट्स सेकेंडरी में हैं। तो क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा और सेकेंडरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम, तो उन्होंने कहा हमारा प्राइमरी सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत सेकेंडरी सेक्शन के। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा हमने की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसी 1000 बच्चों के स्कूल से एक कैटेगराइजेशन हम और कर सकते हैं। somebody comes and asks के आपके स्कूल में बॉयज ज्यादा पढ़ते हैं या गर्ल्स ज्यादा पढ़ती हैं, तो फिर आप उसमें चेक करेंगे कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो इस हिसाब से एक ही डाटा है, उस डाटा को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। सेम गोज विद फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में हमें बहुत दफा डाटा को या अपनी क्वांटिटीज को या अपनी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई या कैटेगराइज करना पड़ता है और हम करते भी हैं। एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। कुछ वो जो अपने अलावा किसी दूसरे के जरिए ना तो चेंज हो सकती हैं, ना किसी दूसरे के ऊपर किसी तौर डिपेंड करती हैं। हाँ, खुद तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जरूर उनको चेंज कर देती हैं। अगेन, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो खुद तो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उन पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी डिपेंड कर रही होती हैं। खुद तो वो किसी से चेंज नहीं होती, लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को वो अपने आप चेंज कर देती हैं। तो हमने कहा कुछ होती हैं बेसिक टाइप की, जो किसी दूसरे से ना बताई जा सकती हैं, किसी दूसरे के जरिए ना रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ना किसी दूसरे के जरिए हम उनको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कहा बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जब हमने इसको स्टडी किया तो पता चला देयर आर 7 और फिर 2 बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये आया। तो टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटीज आज की तारीख में हम ऐसी जानते हैं जो बेसिक या फंडामेंटल नेचर की हैं। 9 के अलावा कोई 10वीं 11वीं 12वीं फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़ने को मिलती है, तो वो उन्हीं 9 में से किसी एक पे, 2 पे या ज्यादा पे डिपेंड कर सकती है। तो हमने कहा कुछ वो जो दूसरों पे डिपेंड करें, कुछ वो जो दूसरों पे डिपेंड ना करें। फंडामेंटल और डिराइव्ड की कैटेगरी हमने लगा दी इनके साथ। इसी तरीके से यही फिजिकल क्वांटिटीज के कंसेप्ट में हमने कहा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम बताते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और एक यूनिट बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मास मेजर करें आप, तो मास 10 किलोग्राम्स, 20 किलोग्राम्स, 30 मिलीग्राम्स, 100 ग्राम्स। तो ये 100 ग्राम्स में 100 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ग्राम्स इसकी यूनिट हो गई। 20 किलोग्राम्स में 20 इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और किलोग्राम उसकी यूनिट हो गई। इसी तरीके से टाइम आया 2 आवर्स, तो 2 मैग्नीट्यूड, आवर्स उसकी यूनिट हो गई। 100 सेकंड्स, मैग्नीट्यूड 100, यूनिट इसकी सेकंड्स। 3 मीटर में 3 मैग्नीट्यूड, वैल्यू मीटर उसकी यूनिट हो गई। इस तरीके से हमने एक लेंथ को स्पेसिफाई किया। तो हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा भी था कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक सूटेबल यूनिट चाहिए होता है। लेंथ बता रहे हैं तो लेंथ की ही बहुत सारी यूनिट्स में मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई एक यूनिट जोड़ दीजिए। मास बता रहे हैं तो मिलीग्राम, ग्राम्स, किलोग्राम्स में से कोई एक यूनिट लगा दीजिए। टाइम बता रहे हैं तो टाइम की कोई अप्रोप्रिएट यूनिट लगा दीजिए। सो हम ये कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करो तो यू नीड टू हैव 2 थिंग्स। नंबर 1 इट्स मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद नंबर 2 अ सूटेबल यूनिट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं मैग्नीट्यूड खाली तो लिखा नहीं जाता, हमेशा किसी न किसी यूनिट के साथ लिखा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होता है जिसके साथ कोई ना कोई यूनिट भी लगी हुई होती है। तो हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। फिर हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो काफी है, आपको सारी बात खुद ही समझ में आ जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती सुनने वाले को। मिसाल के तौर पे आई डिड अ वर्क एंड इट टुक मी 10 सेकंड्स टू डू इट। ठीक है, तो यू गॉट इट कि 10 सेकंड्स का मतलब है आपने को बहुत ही थोड़ा सा काम किया है जो इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, आई वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स, तो आप कहेंगे अच्छा 2 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हमारे जहन में बनता है। ठीक है, इसी तरीके से आई वेट एन ऑब्जेक्ट एंड इट वेट
अबाउट सपोज 10 किलोग्राम्स, तो आपके जहन में एक उसकी हैवीनेस का आइडिया हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने 10 किलोग्राम्स, 2 किलोमीटर्स, ये सब 100 सेकंड्स या 10 सेकंड्स ही हमने सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड बता दी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके साथ हमें मैग्नीट्यूड खाली काफी नहीं होता बताना, बल्कि उनके साथ हमें एक डायरेक्शन भी साथ में लगानी होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट हो जाती हैं उनको हम स्केलर का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्केलर के बारे में जो डेफिनेशन बताई जाती है अभी मैं वो लिख रहा हूं, फिर हम इसको भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज which do not have any direction, ठीक है। और वेक्टर के बारे में कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स क्वांटिटीज लिखा है तो वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज which have direction। ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशंस कही जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशन हमें करना है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। नाउ अब जरा समझते हैं स्केलर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, स्केलर निकला है वर्ड स्केल से, और स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट। हम यूजुअली जो स्केल यूज करते हैं वो लेंथ की मेजरमेंट का होता है, तो स्केल मींस मेजरमेंट, ठीक है। स्केलेबल, मेजरेबल होता है, ठीक है। तो स्केल मेजरमेंट का दूसरा नाम है, इंग्लिश में मेजरमेंट के एक दूसरे नाम को स्केल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि स्केलर वो जो स्केल हो सके, अगर कैलकुलेटर वो जो कैलकुलेट करे, कंप्यूटर वो जो कंप्यूट करे, इवैल्यूएट करे, आपको फाइंड आउट करके दे, स्केलर वो जो स्केल हो सके, यानी कि जो मेजर हो सके, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी मेजर हो सकती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी तो कहते ही उनको है जो मेजर हो सकती है, ऐसे हमने पढ़ा था। दोस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी मेजर्ड, या दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेजर्ड की जगह स्केल यूज कर लीजिए, दोस क्वांटिटीज व्हिच आर स्केलेबल, ठीक है, मेजरेबल। तो जब हमारे पास ऑलरेडी मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए एक वर्ड फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, तो स्केलर का मतलब क्या हुआ। तो स्केलर कोई अलग नाम नहीं है, बस इंग्लिश में स्केल कहते हैं मेजरमेंट को, ठीक है, यानी कि सिर्फ मेजरमेंट को। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप किसी क्वांटिटी के, जैसे हम बात करें 10 मीटर्स, 1 किलोमीटर, 20 सेंटीमीटर्स, 10 सेकेंड्स, 2 वीक्स, 1 डे, 10 किलोग्राम्स, 100 किलोग्राम्स, ये सिर्फ मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। और इन मेजरमेंट को हमने कहने के ये क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम जो हमने बताया ये स्केलेबल हैं, यानी कि इनकी मेजरमेंट की गई है। तो हमें समझ में आया कि मेजरमेंट वाली क्वांटिटी को हम स्केल भी करने वाली क्वांटिटीज कहते हैं, ये स्केलेबल क्वांटिटीज कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो ये एक ही मेजरमेंट, एक ही चीज है जिसके दो अलग अलग नाम है। मेजरमेंट वाली क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और उसी मेजरमेंट को हम स्केल भी कहते हैं। तो जो स्केल हो सके वो स्केलर है। तो स्केलर हो या फिजिकल क्वांटिटी हो, बजाय तो बात एक ही नजर आए कि हर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है। फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल, स्केलर वो जो स्केल यानी कि मेजर हो सके, तो बात तो एक ही है। आप फिजिकल क्वांटिटी कहें या स्केलर कहें, आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही होता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी है तो हर फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि मेजरेबल होती है लिहाजा स्केलर होती है, ठीक है। और स्केलर है तो हमें सिर्फ क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू जो नंबर पोर्शन उसके साथ लिखा होता है 10, 20 विद यूनिट, ठीक है, ये हमें मैग्नीट्यूड उसका चाहिए होता है। ये मान के चलते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको सिर्फ अगर हम ये बता दिया जाए तो काफी नहीं होता, हमारा हदफ पूरा नहीं होता, हमारा रिजल्ट वो नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे दुकान पे आप जाएं, उससे कहें मुझे 2 किलो शक्कर देना,
तो वो आपको 2 किलो शक्कर दे देगा, मजीद किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने 2 kg एक वैल्यू बताई और द शॉपकीपर अंडरस्टूड योर क्वेरी और उसने आपको रिजल्ट दे दिया, 2 किलो चीनी आपको उसने मेजर करके दे दी। ठीक है, इसी तरीके से आप जाएं, आप कहें कि भाई किसी दुकान पे जाएं, आप कहें मुझे 7 मीटर कपड़ा दे दो, तो 7 मीटर्स, बस वो अब आपसे और कुछ सवाल नहीं पूछता, बस 7 मीटर आकर भाई ये वाला कपड़ा मुझे 7 मीटर दे दो, आपको काट के दे देगा। ठीक है, तो या इसी तरीके से टाइम है, आप कहें कि भाई मैंने रनिंग की, मैंने 30 मिनट्स रनिंग की। ठीक है, अब सुनने वाले को समझ में आ गया 30 मीटर रनिंग की, आप 30 मिनट आपने रनिंग की, आधा घंटा आपने रनिंग की, आप ठीक ठाक रनिंग, काफी देर तक रनिंग आप करते आए। ठीक है, चलो सही। यहाँ ये वो बातें हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मैंने आपसे कहा ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ इतना बता देना काफी नहीं होता है। मिसाल के तौर पे अब यहां से जरा सी स्टोरी मुख्तलिफ हो रही है। एक साहब आपके घर पे आए, उन्होंने आपसे कहा कि यार मुझे एक मॉल जाना है, सपोज मॉल ए, मुझे ए मॉल जाना है, तुम्हारे घर से मुझे इसका रास्ता बता दो कितनी दूर है। आपने कहा 10 किलोमीटर दूर है। उसने कहा ठीक है सही है, 10 किलोमीटर दूर है, हम चलते हैं। अब उसने अपने गाड़ी में पेट्रोल भी उतना डलवाया जो 10 किलोमीटर दूर तक उसको लेके चला जाए। सही है, अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो 10 किलोमीटर फासले के ऊपर है वो मॉल, जिस मॉल में उनको जाना है। सपोज वो आपका घर ये रहा, सपोज आपका घर ये रहा। अब यहां से आपने कहा 10 किलोमीटर दूर है वो मॉल। ठीक है सही है, उसने कभी नहीं देखा वो मॉल। अब वो आगे निकलता है जब, तो पता चलता है ये रोड 3 जगहों पे जा रहा है। मॉल कहाँ है? क्या 10 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है, 10 किलोमीटर राइट लेना है, या 10 किलोमीटर लेफ्ट लेना है? ये तो उसने आपसे पूछा ही नहीं। आपने उसको सिर्फ उतनी वैल्यू बता दी जितना फासला आपने मेजर किया था कि वो मॉल मेरे घर से इतने फासले के ऊपर है। लेकिन किस सिमत में है तो वो आपको फोन करके पूछेगा यहाँ पे नहीं, यहाँ से तो 3 रास्ते जा रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है? राइट पे जाना है, सीधा सीधा जाना है, या लेफ्ट में मुड़ना है? तो आप उसको कहेंगे नहीं यार यहाँ से राइट ले लेना या यहाँ से लेफ्ट ले लेना। आपने कहा भाई लेफ्ट ले लेना, तो लेफ्ट जाओगे तो 10 किलोमीटर दूर ये मॉल आएगा। तो आपने कहा ठीक है, ये आ गया वो मॉल ए जहां में जाना था। सो डायरेक्शन ये जो आपने इसके साथ जोड़ी कि 10 किलोमीटर्स लेफ्ट, ये 10 किलोमीटर्स के साथ लेफ्ट जो आपने डायरेक्शन बताई ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आप उसको लेफ्ट ना बताते और वो सीधा सीधा चला जाता तो इस मॉल तक नहीं पहुंचता जहां उसको जाना था, कहीं और पहुंच जाता। या अगर वो लेफ्ट के बजाय राइट चला जाता तो भी वो यहां तो नहीं आ पाता जहां उसको जाना था। तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिला जो रिजल्ट आपको चाहिए था उस वक्त तक, जब तक कि आपने उसको लेफ्ट की डायरेक्शन नहीं बताई। वो मैग्नीट्यूड तो बता दी आपने 10 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, तो ये जो आपने मैग्नीट्यूड बताया है यानी कि डिस्टेंस बताया है, साथ में डायरेक्शन जोड़ दी, इसको हम कहेंगे कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जोड़ना लाजमी है, वरना आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप रिक्वायर करते हैं, जो आप चाहते हैं। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। सही। अच्छा, इसी तरीके से एक साहब हैं, वो इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे मौजूद है। ठीक है, उन्हें जाना है इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद से उनसे कोई पूछे कि भाई मुझे इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद कितने फासले के ऊपर है? सपोज उनको कहते हैं, कहा जाता है उनको कि 1500 माइल्स अपार्ट, इस्लामाबाद इज 1500 माइल्स अवे फ्रॉम कराची। ठीक है, उनका प्लेन यहां मौजूद है, यहां इस्लामाबाद मौजूद है कहीं सपोज। ठीक है, ये कितना फासला है? 1500 किलोमीटर का फासला है। सही है, अब जहाज अगर इतना पेट्रोल डलवा दे कि 1500 किलोमीटर वो दूर जा सके तो ठीक है, इस्लामाबाद वो पहुंच सकता है, इसलिए कि उसका फासला 1500 किलोमीटर है। बट वन थिंग दिस पायलट फॉरगॉट टू आस्क, और वो क्या? 1500 मील किस डायरेक्शन में? मैं यहां से 1500 मील जाऊं, मैं यहां से 1500 मील जाऊं, मैं ये 1500 मील जाऊं, मैं इस तरफ जाऊं, मैं इस तरफ जाऊं, मैं इस तरफ जाऊं, या इस तरफ कहीं आऊं, तो किस तरफ जाना है ये तो उससे पूछेंगे। तो क्या किसी भी सिमत में, किसी भी डायरेक्शन में वो अगर 1500 माइल्स चलेगा तो इस्लामाबाद आ जाएगा? नहीं।
आप इस्लामाबाद इस रास्ते पे चलेंगे, सपोज ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अलावा अगर आप 30 डिग्री पे चले जाएंगे या 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो आप इस्लामाबाद नहीं बल्कि कहीं और पहुंच जाएंगे, या अगर आप 120 डिग्री पे चले जाएंगे तो आप शायद पेशावर पहुंच जाएंगे। तो यू वांटेड टू गो टू इस्लामाबाद, बट सिंस यू डिड नॉट फाइंड द डायरेक्शन या यू डिड नॉट नो द डायरेक्शन, इस वजह से आप इतना 1500 मील फासला कवर करने के बावजूद अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे, इस पोजीशन पे नहीं पहुंच सके। यानी कि किसी भी पॉइंट की जब हमें पोजीशन बतानी होती है तो पोजीशन बताने के लिए खाली उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला बता देना काफी नहीं होता, बल्कि वो सिमत का भी उसके साथ बताना जरूरी होता है जिस डायरेक्शन में चल के हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना या जगह की पोजीशन या लोकेशन बताना जरूरी है कि सिर्फ उसके साथ डिस्टेंस की वैल्यू नहीं जोड़े बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जोड़े। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ एनी लोकेशन ये एक ऐसी क्वांटिटी हुई विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ आई बात ये? ठीक है, तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ओके ओके, ये बात हो गई। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसमें से एक आध का हम जिक्र और कर लेते हैं, बाकी आई गेस कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बाय नाउ। वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन रिक्वायर करती है, कोई ना कोई डायरेक्शन, या किसी न किसी डायरेक्शन में लग रही होती है। मिसाल के तौर पे एक क्रिकेटिंग फील्ड है, उसमें बैट्समैन ने शॉट मारा और शॉट खेलने के बाद बॉल जा रही है, फील्डर उस बॉल को फील्ड करता है, अब उसको बॉल को थ्रो करना है। जाहिर है या तो बैटिंग साइड पे थ्रो करेगा, बैटिंग एंड पे टुवर्ड्स द कीपर, या बॉलिंग एंड पे थ्रो करेगा। अब उससे आवाज आए थ्रो द बॉल, थ्रो का मतलब वही फोर्स लगाओ। ठीक है, तो फोर्स लगाओ भाई, थ्रो करो बॉल को। वो पूछेगा किस तरफ थ्रो करना है, इधर थ्रो करना है कि इधर थ्रो करना है। तो कोई उसको कहे कि बैटिंग एंड, तो बैटिंग एंड का मतलब ये है कि उसको ये आइडिया हो गया कि मुझे इस डायरेक्शन में फेंकना है। अदरवाइज अगर वो बैटिंग एंड में नहीं फेंकेगा तो हो सकता है वो रन आउट का चांस मिस हो जाए। बॉलिंग एंड पे दोनों मौजूद हो या बैटिंग एंड के ऊपर ज्यादा फासला हो तो आउट हो सकता हो। तो अगर आप गलत एंड गलत डायरेक्शन चूज करेंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल छोटी छोटी ऐसी हैं जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि फोर्स, मोमेंटम, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से पोजीशन एटसेट्रा, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ वैल्यू के साथ बता देना काफी नहीं होता, हमें बात सही सही समझ में नहीं आती, उसके साथ डायरेक्शन लाजमी जोड़नी होती है ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर इफ आई वांट टू वॉक फॉरवर्ड तो मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। मैं किसी भी सिमत में फोर्स लगाऊंगा अपने पैरों के जरिए जमीन पे तो फॉरवर्ड नहीं जा सकूंगा। इफ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए कि हम जानते हैं कि जब हम वॉक करते हैं या जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम अपनी लगाई हुई फोर्स से नहीं, ग्राउंड की लगाई हुई रिएक्शन की फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो मैं अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करूंगा पीछे, तो नतीजतन ग्राउंड मुझे पुश करेगा फॉरवर्ड और वही मेरी वॉक की डायरेक्शन बनती है। इसी तरीके से अगर मुझे इस सिंथ में जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। जिस सिंथ में जाना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप इस तरफ चलिए, ठीक है, इस तरफ जाने के लिए मैं किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं जा सकूंगा, मैं किसी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस तरफ नहीं जा सकूंगा। अगर मुझे इस सिंथ में जाना है तो जहां जाना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिस क्वांटिटी की एक्सप्रेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, या जिस क्वांटिटी को मेंशन या डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें क्या चाहिए है, डायरेक्शन चाहिए है। तो ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन लगाना लाजमी होता है, वो वेक्टर्स बन सकती हैं। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बता देने से वेक्टर नहीं बनता। वेक्टर बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाजमी।
फिलहाल हम दो का जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1, उसके साथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए है। नंबर 2, साथ साथ कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब एक चीज का मैं आपको और बताऊं, मिसाल के तौर पे हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं, ये है पॉइंट ए, और हमें जाना है इस पॉइंट पे, ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब मुझे ए से बी तक जाना है, तो मैं पहले यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर इस तरह से गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। सपोज ये जो फासला हमने कवर किया ये बना 10 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर इस तरफ, 2 किलोमीटर इस तरफ, 3 किलोमीटर इस तरफ, 4 इस तरफ, 1 इस तरफ, 2 इस तरफ, इस तरह से ये बन गया, 10 किलोमीटर फासला बन गया। ठीक है, ये जो हमने फासला कवर किया, ये फासला मतलब आपसे पूछा है भाई आप ए से चले और बी तक पहुंचे, जिस रास्ते से आप गए कितना फासला आपने कवर किया। मेरे बातों पे थोड़ा सा वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। जिस रास्ते से आप गए कितना फासला कवर किया, आपने कहा जिस रास्ते से मैं गया दैट वाज 10 किलोमीटर, यानी कि जो रास्ता मैंने अपनाया उस पे चलोगे तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके आप पोजीशन बी पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से कोई एक साहब है, वो पूछते हैं कि क्या इससे कम फासला भी मुमकिन है, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल मुमकिन है। वो सूरत में जब आप ए से डायरेक्टली ये वाला फासला कवर करोगे तो आप बी तक पहुंच जाओगे। क्या मतलब, क्या 10 किलोमीटर से कम फासला चल के भी हम पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं? तो आंसर इज यस, 10 किलोमीटर वॉज वन ऑफ द पॉसिबल डिस्टेंसेस। इससे शॉर्टर डिस्टेंस भी मौजूद है और वो है ये वाला जो स्ट्रेट लाइन या एरियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कहलाता है। सही है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, यानी कि सपोज अगर ये है 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, छोटा ही लग रहा है 6 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि ए से बी तक तुम 6 किलोमीटर में भी पहुंच सकते हो। शर्त यह है कि तुम ये वाली डायरेक्शन पकड़ लेना या इस हिंट में चलते चले जाना, जो कि सपोज 60 डिग्रीज के ऊपर है। डायरेक्शन मेंशन करने के लिए हम डिग्रीज में भी बताते हैं, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भी सहारा लेते हैं। 10 किलोमीटर ईस्ट, तो ठीक है ईस्ट की डायरेक्शन सही, डिग्रीज में भी हम बताते हैं। ओके, तो ये आपने बता दिया कि 6 किलोमीटर दूर अगर आप पहुंचेंगे चलेंगे 60 डिग्री के ऊपर तो आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे। तो ये जो हमने बताया फासला 6 किलोमीटर, ये वही ए और बी के दरमियान है जैसे कि 10 बताया था, लेकिन इस ए से बी तक के फासले के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक, एक खासियत है क्या, कि ये फासला अगर 60 डिग्री पे आप कवर करेंगे ना तो आपको बी तक पहुंचा देगा। कोई दूसरा फासला 6 किलोमीटर कवर करने के बाद आपको बी तक नहीं पहुंचा सकेगा। आप किसी दूसरी जगह खड़े होंगे 6 किलोमीटर के कवर करने के बाद, 60 डिग्री पे कवर करोगे तो 6 किलोमीटर के बाद बी पे पहुंचोगे, किसी दूसरी डिग्रीज में या किसी दूसरी डायरेक्शन में कवर करोगे तो 6 किलोमीटर कवर करने के बाद आप कम से कम बी पे तो नहीं पहुंचेंगे। यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, यहाँ नहीं होंगे जहां आपको जाना है। ठीक है, तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड तो जुड़ा हुआ है, जैसे कि होता ही है स्केलर के साथ भी या हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन की जो एक्सप्रेशन है या डायरेक्शन भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। डायरेक्शन उसके साथ एक लाजमी बताई जाती है। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं बताएं तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन चाहिए। लेकिन एक काम की बात और, ये और ये, क्या इस फासले पे आप चले तो कोई डायरेक्शन नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। मिसाल के तौर पे ये आप जब ए से लेके यहां तक गए, ये डायरेक्शन रही, फिर आपने कहा कि यहां से रोड आ गया, मुझे टर्न करना पड़ा, मैं यहां चला गया, ये हो गया। यहां जाके फिर टर्निंग आई, आपने फिर यहां से यूं टर्न कर लिया, ये भी तीसरी डायरेक्शन आ गई। फिर यहां से यहां तक आपको यूं जाना पड़ा सीधा सीधा। ए से जब चले तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे अपनी डायरेक्शंस बदलनी पड़ी। तो फिर ये क्यों कहते हैं हम कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती? हो सकती है, और हम प्रैक्टिकली इस रास्ते से होके आए हैं जहां पे अगर मैं ये डायरेक्शन चेंज ना करता तो मैं इस तरफ से चलता चला जाता। ठीक है, सो वी हैड डायरेक्शन, और कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, लेकिन फर्क क्या है?
इसमें और इसमें, यहाँ पे आपके पास शुरू से लेके आखिर तक एक ही डायरेक्शन मौजूद थी और यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्शंस थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक डायरेक्शन जिसमें आप चलें और पॉइंट बी तक पहुंचे तो आप कहेंगे 60 डिग्रीज पे चलो, तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। 60 के अलावा इस रास्ते की अगर हम बात करें या किसी और रास्ते की हम बात करें तो आप कहेंगे कोई एक डायरेक्शन ही आपको कभी जाके आगे मुड़ना भी पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंज करना भी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है तो आपसे कहूं मुझे यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन आप बताएं, आपने कोई एक डायरेक्शन हो तो बताएं। ये जो रास्ता हमने कवर किया उसमें बार बार हमने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्केलर के पास डायरेक्शन होती नहीं है, स्केलर के पास डायरेक्शंस, जैसे ये डिस्टेंस है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी डायरेक्शंस लगी हुई हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे कोई एक डायरेक्शन बताओ तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हम ये कहते हैं कि जब इसके पास कोई एक नहीं बहुत सारी डायरेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली हम कोई एक डायरेक्शन तो इसके पास इसकी बता ही नहीं सकते। इसलिए जब एक डायरेक्शन नहीं बता सकते तो फिर हम इसके साथ डायरेक्शन लगाते भी नहीं हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज में हमें दो तरह की क्वांटिटीज दिखती हैं, कुछ वो जिनके साथ डायरेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे कि हमने लेंथ, जैसे कि हमने मास, जैसे कि हमने टाइम में देखा 2 किलोग्राम के साथ आप क्या डायरेक्शन जोड़ेंगे, 10 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, 10 आवर्स के साथ आप क्या डायरेक्शन जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस एक ऐसी लेंथ है या डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको जब हम कवर करते हैं तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस आ सकती हैं। ऐसी सूरत में तो क्या ये वेक्टर बन जाएगा? नो, हम ऐसी सूरत कहते हैं कि क्योंकि इसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं और किसी एक डायरेक्शन से ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, लिहाजा डिस्टेंस इज अ स्केलर। जब एक डायरेक्शन नहीं है तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। और इसके साथ एक डायरेक्शन आपने जोड़ी और आप जब कभी भी इस मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे हमेशा यहां तक पहुंचेंगे। तो ये वेक्टर की बात हो गई और ये स्केलर की बात हो गई, ठीक है। तो हम इसमें यूं भी लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसके साथ कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है या जो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, वेक्टर कहलाता है। और स्केलर में दोनों तरह से कहा जा सकता है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे मास, टाइम वगैरह की हमने बात की, और अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन है तो कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, विच डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बाय द वे, वेक्टर लैटिन वर्ड है जो कि निकला है वैको से, VECO भी था या CHO था, कोई कैसे लिखता है, तो वैको का मतलब होता है डायरेक्शन बताने वाला, या वैको का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। आप उसको ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं, आप उसको कैरियर कह सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाए। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड के यस वाई कैरियर जो कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा आपको, तो हम इसको डायरेक्शन के साथ जोड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये समहाउ इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर दिस टर्म, ठीक है, डायरेक्शन की। ओके, ये हो गया। तो हमने कहा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके साथ या तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, और अगर बस या फिर कोई एक डायरेक्शन नहीं लगाई जा सकती, जिनके साथ डायरेक्शन लगाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि या तो है ही नहीं या एक डायरेक्शन हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे में बेहतर क्या हुआ, लगाओ ही ना। जब डायरेक्शन जिनके साथ हम नहीं लगा सकते, ठीक है, उनको स्केलर, और जिनके साथ डायरेक्शन लगा सकते हैं तो इसलिए जोड़ भी देते हैं। तो हमने कहा बस डायरेक्शन है तो जोड़ भी दो, और जब जोड़ गई जिसके साथ डायरेक्शन, वो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बाय द वे, सिर्फ अच्छा स्केलर के लिए हमने क्या पढ़ा, क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू की, दैट्स इट। वेक्टर के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू ये तो होती है, ऑफ कोर्स ये हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ होगी, डायरेक्शन ये, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने वाली क्वांटिटी ही वेक्टर नहीं बनती। एक तीसरी बात भी है जो बहुत जरूरी है, अगर वो तीसरी चीज ना हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर नहीं कहलाती, ठीक है। और वो तीसरी चीज है, इट मस्ट ओबे लॉज ऑफ
वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। वेक्टर की एडिशन सिंपल मैथमेटिकल एडिशन से, या जो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स की एडिशन हम पढ़ते हैं क्वांटिटीज की, वैल्यूज की, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 + 3 का आंसर हम जब देखते हैं तो इट्स 7। वेक्टर में 4 + 3 का आंसर 5 भी हो सकता है। वेक्टर में 4 + 3 का आंसर 7 भी हो सकता है। वेक्टर में 4 + 3 का आंसर 4 भी हो सकता है। वेक्टर में 4 + 3 का आंसर 3.2 भी हो सकता है। वेक्टर में 4 + 3 का आंसर 1 भी हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है 11, स्केलर में अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई 10 + 11 कितना होगा, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 21 होती है। वेक्टर में अगर आपसे कहा जाए कि 10 और 11 का आंसर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या क्या हो सकता है, हम वो बताएंगे आपको। ये 10 + 11 21 भी हो सकता है। ये 11 + 1 भी हो सकता है, ठीक है। और ये 1 और 21 के दरमियान कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो यानी कि इफ यू से कि क्या 10 + 11 का आंसर 15 हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। स्केलर में नहीं हो सकता, वेक्टर में हो सकता है, और ऐसा है, हम देखेंगे भी, ठीक है। तो ये कौन सी मैथमेटिक्स है जिसमें 10 + 11 का आंसर 15 हो रहा है? 10 + 11 का आंसर 21 तो हम जानते हैं, लेकिन 10 + 11 का आंसर 15, 10 + 11 का आंसर 19, 10 + 11 का आंसर 1 हो सकता है, वेक्टर में हो सकता है। तो ऐसी तो हमने आज तक कभी कोई एडिशन पढ़ी नहीं जिसमें 10 + 11 = 15, ठीक है। वेक्टर की एडिशन ऐसी होती है। अब ये जो भी लॉज हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें से कुछ तो ट्रायंगल लॉ है, एनालिटिकल मेथड है, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड है, हेड टू टेबल वगैरह, ये सारे वेक्टर की एडिशन के लॉज हैं, और इनके जरिए हम देखते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो ये तीनों बातें अगर कोई क्वांटिटी फुलफिल करती है, मैग्नीट्यूड भी रखे, डायरेक्टली भी रखे, और वेक्टर एडिशन के लॉ को भी ओबे करे, तो वो वेक्टर कहलाएगी। तीनों में से कोई एक क्वांटिटी भी मिस हो गई अगर, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। या सिर्फ अगर ये क्वांटिटी जिसके बारे में अक्सर नहीं पढ़ाया जाता ये मिस हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रखने वाला जरूरी नहीं कि वेक्टर हो। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हैं लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज को, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है खाली, ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो तीन तरह की क्वांटिटीज होती हैं, हम तो दो को जानते हैं, स्केलर वेक्टर और टेंसर। तीसरी क्वांटिटी क्या फर्क हुआ टेंसर में और वेक्टर में? दोनों के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, लेकिन वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर एडिशन के लॉस को भी ओबे करती हैं। टेंसर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर एडिशन के लॉस को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। सो ये एक काम की बात, एक एक्स्ट्रा बात जो आपको पता होनी चाहिए है, वो हमने डिस्कस की यहाँ पे। अब जरा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ और इसको जरा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ कि ये डिफरेंसेस भी आपको याद हो जाए और इनकी सही डेफिनेशन भी आपको याद हो जाए। अच्छा जी, तो इसमें हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स और डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो हमेशा डेफिनेशन होता है। दो क्वांटिटीज के दरम्यान जब कभी भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमेशा कॉलम बना के कंपैरेटिव वे में, हम ये कंपैरेटिव वे कहलाता है कंपैरिजन के। अगर ये क्वांटिटी ऐसे लिखी है तो यहाँ पे इन कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरेटिव वे में हम करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो सेकंड नंबर पे, एंड सो ऑन, इस तरह से। एग्जाम्पल्स को डिफरेंस में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। इस वजह से अगर 4 डिफरेंसेस लिखने को आ रहे हैं या 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपको लिखने को, तो इसका मतलब आपको कम से कम 4 डिफरेंसेस लिखने हैं। एग्जाम्पल उसका 5वां पॉइंट होगा। 3 नंबर का डिफरेंस लिखने को आ रहा है अगर, तो आपको उस हिसाब से 3 डिफरेंसेस लिखने हैं और एग्जाम्पल उसका 4था पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, those physical quantities which are completely described by magnitude only are called scalar quantities, ठीक है।
या आप इसको ऑल्टरनेटिवली जैसे भी लिख सकें, विच डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, जैसा आपको इजी लगे। और वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, वहां आपने लिखा दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। फिर हमने कहा था कि स्केलर क्वांटिटीज में जो एडिशन होती है वो सिंपल वे के थ्रू होती है, जैसे आपने लिखा है कि दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल मैथमेटिकल रूल्स। इनके यहाँ सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स नहीं चलते बल्कि स्पेशल मेथड्स चलते हैं। ठीक है, वो वेक्टर के अपने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, दे आर नॉट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल मेथड्स, या आप लिखते हैं दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय स्पेशल मेथड्स। ठीक है, अगेन दोबारा, अगर आपने यहाँ सिंपल मैथमेटिकल रूल्स लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे आर नॉट एडेड बाय सिंपल मैथमेटिकल रूल्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि दे आर एडेड बाय सिंपल रूल्स, दे आर एडेड बाय स्पेशल रूल्स या स्पेशल मेथड्स। ठीक है। फिर हमने कहा वेक्टर के लिए जरूरी है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करे, और वेक्टर हो तो ओबे करेगा, वेक्टर नहीं हो तो ओबे नहीं करेगा। तो स्केलर्स नहीं करते ओबे, तो हमने लिख दिया कि स्केलर्स डू नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लाजिम है, होना ही चाहिए, अदरवाइज वो वेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर आपने लिखा इनकी रिप्रेजेंटेशन का। अब कोई क्वांटिटी लिखी हुई है वो वेक्टर है या स्केलर है, हमें कैसे पता चले? हम तो चाहते हैं कि चीजें इतनी आसान हो जाए कि हम देख के पहचाने कि ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, जिस तरह हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड में लिखा था कि अगर उसकी यूनिट लिखी हुई है उसके बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में तो आप समझ जाएं ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में लिखी हुई, तो आप समझ जाएं कि डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मोमेंटम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आप कहेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आप समझ जाएं कि ये डिराइव्ड यूनिट है जब भी किलोग्राम मीटर सेकंड 3 फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, हम चाहेंगे कि कोई क्वांटिटी स्केलर कैटेगरी में आती है या वेक्टर कैटेगरी में आती है, ये इतना वाज़ेह हो जाए कि हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देख के समझ जाए। एक तरीका तो ये कि उसकी वैल्यू लिखी हुई हो 30 मीटर, या दूसरा लिखा हो 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 30 मीटर और 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो जहां डायरेक्शन है ये वैल्यू देख के आपने अंदाजा लगाया कि ये वेक्टर होगा, और वो 30 मीटर लिखा हुआ था तो वो स्केलर ही होगा। हम कहते हैं कि नहीं, और वैल्यू मुझे देखने की जरूरत ना भी पड़े तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे फोर्स का F, एक्सेलरेशन का A, ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है सपोज A नाम की, स्केलर अगर होगा तो स्केलर है तो सिंपल A अल्फाबेट काफी होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर वेक्टर है तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के लिए सबसे अच्छा टूल होता है डायरेक्शन को शो करने का एरो। ठीक है, हम मुख्तलिफ जब रस्तों में भी देखते हैं तो ये साइन बोर्ड्स लगे होते हैं और साइन बोर्ड के ऊपर एरो लगा हुआ होता है, एरो के जरिए हम डायरेक्शन बता रहे होते हैं। तो डायरेक्शन बताने वाली क्वांटिटीज में फिर एरो का होना लाजिम है, क्योंकि एरो से बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। अगर कहीं आपसे जाए, आप कहीं जा रहे हो, आपसे कहें कि भाई एक जगह आपको रास्ता नहीं मालूम, ठीक है, तो एरो अगर वहां पे बना हुआ हो तो आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि अब मुझे यहाँ से किस तरफ जाना है। तो एरो के जरिए, क्योंकि ड्रॉ हुई हुई चीज है ना, तो वो देख के हमें ज्यादा अच्छा समझ आता है बनस्पत सुन के, तो इसी वजह से डायरेक्शन के लिए एरो यूज किया जाता है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी तरीकेकार होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये ए है, तो या तो मैं इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दूंगा, ठीक है, डिपेंड्स कि कौन सी बुक में क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया गया है, तो ये तरीकेकार इस्तेमाल किए जाते थे। पहले बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, ठीक है, या फिर आप इसको एरो, ये ए है, आपने ये एरो बना दिया। बाज़ दफा ऐसे भी लिखते हैं हाफ हेडेड एरो, ये भी लिखा जाता है, ठीक है, और कहीं कहीं ऐसे बार के जरिए भी शो किया जाता है। तो ये चारों मेथड्स हैं
ये चारों मेथड्स हैं, ये तरीक़ेकार हैं किसी वेक्टर के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, हमारी बुक में ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद ये इस्तेमाल किया जाता है। तो वी विल ऑल्सो बी यूजिंग दीज टू मेथड्स या दीज टू रिप्रेजेंटेशंस मोर देन दीज। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो यू शुड नो कि ये भी वेक्टर के ही सिंबल्स हैं। ठीक है, ओके। तो दे आर रिप्रेजेंटेड विदाउट एन एरो ओवर देयर हेड्स, स्केलर्स। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं विद एरो हेड। अच्छा, और फिर इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर में हमने अब तक जो क्वांटिटीज के बारे में सुन रखा है उसमें एक डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एक वेलोसिटी है, उसमें एक एक्सेलरेशन है, उसमें फोर्स है, उसमें मोमेंटम है एटसेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, और भी बहुत सारी होंगी। इस वजह से जस्ट आफ्टर नेमिंग अ फ्यू हम एटसेट्रा लिख देते हैं, क्योंकि एटसेट्रा नहीं लिखेंगे तो समझ कहीं ये ना समझे कोई कि बस ये 5 ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर की हैं। नहीं, और भी हो सकती हैं, और भी होती हैं। ठीक है, लिहाजा हम एटसेट्रा साथ में लगा देते हैं, कभी वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, अच्छा, साथ साथ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, व्हाई डू वी यूज एरो, ये तो हमने बता दिया कि एरो बहुत अच्छा तरीका होता है या बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को या किसी भी चीज की जगह की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, और ये इतना अच्छा होता है कि बाज़ दफा अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ किया जाए तो हम न सिर्फ उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं बल्कि हम उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं अगर थोड़ी बहुत बात ध्यान में रखी जाए तो। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि भाई ये एक फोर्स का वेक्टर है, बताओ ये फोर्स का वेक्टर कितना होगा। और इस तरह से शो किया है, 4 हिस्सों में शो किया हुआ है, तो हमें ये बात अंदाजा हो रहा है कि एक हिस्सा फोर्स की एक वैल्यू होगी, फोर्स के 2 हिस्से फोर्स की दूसरी वैल्यू, फोर्स के 3 हिस्से फोर्स की तीसरी, और 4 हिस्से का मतलब 4 वैल्यूज होंगी। यानी कि अगर एक हिस्सा 1 न्यूटन का है तो 4 हिस्से 4 न्यूटन के होंगे। तो हमने इस एरो को इस तरह से ड्रॉ होते देख के खुद आइडिया लगा लिया कि ये एक हिस्सा 1 यूनिट का है तो 4 हिस्से 4 यूनिट यानी कि 4 न्यूटन के होंगे। तो इसकी वैल्यू का एक हिस्सा हो गया 4 न्यूटन। डायरेक्शन, ये एरो जा रहा है ईस्ट की तरफ, लिहाजा 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन शो करने के मैंने आपको बताया मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि डिग्रीज में एंगल साथ में एसोसिएट कर दिया जाए, और दूसरा ये कि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं वो भी जोड़ दिए जाते हैं, और कभी x और y के रेफरेंस एक्सिस भी साथ में लिखा जाता है। 30 डिग्री या 0 डिग्री या 4 न्यूटन अलोंग x एक्सिस, 3 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, 10 मीटर्स पर सेकंड अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये हमारे रेफरेंस एक्सिस कहलाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये रेफरेंस एक्सिस आपको डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन एक्सिस कहलाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। न्यूज, NEWS न्यूज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि ये एक वेलोसिटी का वेक्टर है, इसको जरा डिस्क्राइब कीजिए, तो आप कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर 3 सेगमेंट्स 3 वैल्यू रखता है, यानी कि 3 मीटर्स पर सेकंड इसकी वैल्यू बनेगी, 3 मीटर्स पर सेकंड, और डायरेक्शन इसकी क्या बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी एरो के जरिए अगर प्रॉपर्ली या केयरफुली ड्रॉ किया जाए तो वेक्टर की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से एरो इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव
ways of representing a vector, क्योंकि एरो ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके चीज देख के हमें ज्यादा अच्छी समझ में आती है. सो इट्स अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, लिहाजा हम ज्यादा यही यूज करते हैं वेक्टर को शो करने के लिए, और इसीलिए हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं कि डायरेक्शन क्वांटिटी है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है. सही है. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, या वेक्टर अगर हमें लिखा हुआ मिलेगा तो किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा. एक थोड़ी सी बात तो अभी हमने की कि वेक्टर का सिंबल जब लिखते हैं तो ऊपर इसके एरो लगा देते हैं. ठीक है. साथ में अब हमें एक चीज और देखनी है जो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लियरली हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज का कि वेक्टर अगर है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, या वेक्टर किन किन चीजों से मिलकर बनता है. ठीक है. तो किसी भी वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं. नंबर एक बात, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है एक खास यूनिट के साथ. नंबर टू, उसके साथ डायरेक्शन होती है, और तीसरा वो लॉ को ओबे करेगा. अब मैग्नीट्यूड लिखा जाता है 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 सेकंड, 80 सेकंड्स. ठीक है. और डायरेक्शन साथ में लिखी जा सकती है, हम देखेंगे भी. लेकिन ये मेंशन करना जरूरी नहीं है कि इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. हर दफा वेक्टर के साथ जब हम बताते हैं कि गिवन अ वेक्टर ए, तो साथ में ये नहीं लिखा जाता कि इट मस्ट बी ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर कहा गया है कि गिवन अ वेक्टर ए, तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर बना ही उस वक्त होगा जब ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा होगा. ठीक है. तो अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना ये लिखना जरूरी नहीं है. द टर्म वेक्टर इटसेल्फ मींस कि इट इज ओबेइंग. ठीक है. बची दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो किसी भी वेक्टर को जब हम देखते हैं तो उसके साथ लिखाई में, राइटिंग में या रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें साथ में जुड़ी हुई आती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके साथ डायरेक्शन. ठीक है. यानी कि अगर कोई वेक्टर ए है, कैसे मालूम होगा कि वो वेक्टर है, ऊपर एरो लगा हुआ होगा. ठीक है. तो उसके साथ मैग्नीट्यूड यानी कि उसका न्यूमेरिकल पोर्शन, वैल्यू वाला पोर्शन, नंबर्स लिखे हुए होंगे यूनिट के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, साथ में उसके साथ डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर भी बताई जाएगी. ठीक है. अक्सर कंफ्यूजन ये रहती है कि ये डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी, या डायरेक्शन इसके साथ जो लिखी होती है वो कैसे लिखी होती है. डायरेक्शन इसके साथ प्लस होगी, डायरेक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, माइनस होगी, डिवाइड होगी, या कैसे लिखा जाता है. तो डायरेक्शन इसके साथ सिर्फ मेंशन की जाती है, साथ में किसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के साथ लिंक नहीं होती. ठीक है. इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. इसके ऊपर जरा एक मिनट में हम आते हैं. तो हम ये कहते हैं कि वेक्टर को शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये दो चीजों का मजमुआ होता है. ये हिस्सा इसका मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है और ये हिस्सा इसका डायरेक्शन वाला पोर्शन है. थीटा इज अ ग्रीक अल्फाबेट जिसको हम फिजिक्स में बहुत कॉमनली एंगल शो करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अगर आपको कहा जाए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री तो आप समझ जाए थीटा का मतलब एंगल का ही सिंबल है. ठीक है. और यकीनन उसकी वैल्यू में भी आप देखेंगे डिग्रीज वगैरह में लिखी हुई होगी, which is itself showing it's an angle. ओके. तो वेक्टर को शो करने के जो तरीकेकार होते हैं उसमें ये दो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं. क्या? पहला हिस्सा जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, जिसमें नंबर्स या वैल्यू लिखी हुई होगी, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा होगा. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वेक्टर का साइज, वो वेक्टर बड़ा है या छोटा है. जैसे 10 मीटर्स, तो 10 मीटर उसका साइज है, आपको आइडिया हो जाएगा 10 मीटर इज अ लार्ज वैल्यू. ठीक है. 10 सेंटीमीटर्स आपको आइडिया हो जाएगा इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से, कि 10 सेंटीमीटर इज अ स्मॉल लेंथ, तकरीबन इतनी हो. ठीक है. तो ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन दरअसल उसका साइज बताता है, स्केल बताता है, मेजरमेंट बताता है कि ये वेक्टर साइज में बड़ा है तो कितना बड़ा है, और अगर छोटा है तो कितना छोटा होगा. डायरेक्शन ये बताता है कि वो साइज, पर्टिकुलर साइज किस एंगल पे लग रहा है, या किस एंगल पे चल रहा है, या किस एंगल पे काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है. ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बताता है. ठीक है. जैसे कि अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इन दोनों पोर्शंस में कोई खास फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है. हमने कहा कि स्केलर अगर होता है तो उसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा हुआ होगा, और एरो नहीं लगा होगा तो इसका मतलब है कि एरो से हम क्या शो करते हैं? डायरेक्शन. तो जब डायरेक्शन हमने हटा दी, नहीं लगाई, तो वो स्केलर पोर्शन सिर्फ क्या बचेगा?
यानी कि अगर ये डायरेक्शन हटा दूं तो ये पोर्शन जो मैग्नीट्यूड बता रहा है ये दरअसल स्केलर ही बन गया। दोबारा वेक्टर, हमने कहा वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी वेक्टर में से डायरेक्शन हटा दूं तो वेक्टर को मुनफरिद करने वाली चीज होती ही डायरेक्शन है। जब मैंने वही हटा दी तो वो एक सिंपल स्केलेबल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो वेक्टर में से अगर हम डायरेक्शन हटा देते हैं तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है, वो उसका स्केलर पार्ट कहलाता है। कि वेक्टर का स्केलर पार्ट कितना है, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन हटा के जो नंबर लिखा हुआ आता है वो नंबर उसका स्केलर पार्ट है। ठीक है, तो ये और ये एक छोटा सा फर्क मैं आपको बता रहा था इसमें। इसका मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम इंटरचेंजेबली दोनों को यूज करते हैं। इस ए का मतलब अ स्केलर क्वांटिटी नेम्ड एज ए, और इसका मतलब अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, सिर्फ हम उसकी लेंथ वाला पोर्शन देख रहे हैं, न्यूमेरिक पोर्शन देख रहे हैं उसका, जैसे कि ये और ये नहीं लिखा है साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका सिर्फ, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं, a इज इक्वल टू 5 मीटर्स और इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 मीटर्स। इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है a जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस का साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को शो करता है। ठीक है, इसके साथ डायरेक्शन को हटा दिया जाता है, नहीं लिखा जाता, ना प्लस ना माइनस साइन लगाई जाती है साथ में, सिर्फ वैल्यू पोर्शन कितना है। तो आपने कहा एक वेक्टर है a नाम का जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं यहाँ पे 5 मीटर, यकीनन कोई ना कोई डायरेक्शन होगी जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, जबकि इसका मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 5 मीटर है। जैसे कि सपोज एक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 मीटर है। ठीक है, और बहरहाल दोनों एक ही चीज है, तो ये भी 5 मीटर ये भी 5 मीटर, इसका मतलब है कि ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तकरीबन एक ही बात समझी जाती है, मोर और लेस इट इज कंसिडर्ड द सेम। लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए है। इंटरचेंजेबली हम दोनों को यूज करते हैं, यानी कि ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। इसको भी हम कहेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको भी हम कहेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो किसी वेक्टर को जब हम मेंशन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो तरीके हमारे पास हैं। ये तरीका हमारे पास है कि जिसमें एक हिस्सा इसका मैग्नीट्यूड वाला होगा, दूसरा हिस्सा इसकी डायरेक्शन। काम की बात, अगर किसी वेक्टर के पास लिखी हुई डायरेक्शन को हटा दिया जाए तो वो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाता है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दरअसल स्केलर बन जाता है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं हम कि किसी वेक्टर में से अगर डायरेक्शन हटा दी जाए तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर बच जाएगा। ऑल्टरनेटिवली किसी स्केलर के साथ अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें तो वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी काम की बात हमने पढ़ी। पहली काम की बात क्या, वेक्टर को लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में लिखते हैं। इसकी पहली काम की बात जो हमने देखी वो ये कि वेक्टर में से अगर डायरेक्शन हटा दी जाए तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन यानी कि स्केलर बन जाता है, और अगर ऑपोजिट वे में किसी स्केलर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दी जाए तो वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, एक और काम की बात वो ये कि किसी भी वेक्टर को, क्योंकि उसके दो हिस्से हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, चेंज करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैग्नीट्यूड बदल देने से भी वेक्टर बदल जाएगा या डायरेक्शन बदल दें तो भी वेक्टर बदल जाएगा। किसी भी वेक्टर को चेंज करना हो तो क्योंकि उस वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, उस वेक्टर का साइज मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो किसी भी एक चीज को अगर आप बदल देंगे तो वो वेक्टर बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है, सपोज मैं इसको लिखूं 3 मीटर और ये 30 डिग्री पे मैंने इसको ड्रॉ किया। अगर मैं इसी एरो को सेम साइज रखने वाले को ऐसे कर दूं तो ये 3 मीटर लेकिन 90 डिग्री बन गया। अब क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैंने डायरेक्शन बदली है लेकिन ये एरोज अलग अलग दिखने लगे हैं, यानी कि अब ये दोनों सेम नहीं रहे, अलग हो गए, वेक्टर बदल गया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ओनली। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन को चेंज ना करूं, सिर्फ इस 3 के बजाय इसको 5 कर दूं तो 30 डिग्री तो ये रहेगा, लेकिन ये 5 मीटर, अब आपको आइडिया हो रहा है कि अभी भी ये दोनों अलग अलग हो गए।
तो किसी भी एक चीज को चेंज कर देने से पूरा वेक्टर बदल जाता है। या वेक्टर को चेंज करने के हमारे पास दो ऑप्शंस, नंबर 1 या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दिया जाए या तो उसकी डायरेक्शन बदल दी जाए। दोनों सूरतों में वेक्टर अपने आप पूरा बदल जाता है। लास्टली एग्जाम्पल, वेक्टर अगर लिखा हुआ हमें नजर आएगा तो कैसे लिखा हुआ नजर आएगा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं लिखी होती, लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि इसकी डायरेक्शन इतनी है। अब एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है या डायरेक्शन एंगल्स में मेंशन्ड है तो वो सब ऐसे लिखा जाता है। अलग से साथ में मेंशन किया जाता है लैंग्वेज में ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के किसी सिंबल के साथ वो उसके साथ अटैच नहीं होता, अलग से लैंग्वेज में हम बताते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमें पता चली और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से दो काम की बातें पता चली। हाउ टू चेंज अ वेक्टर, चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, चेंज इन एनी वन विल चेंज द वेक्टर इटसेल्फ। और दूसरे, उस वेक्टर में अगर उसका हम डायरेक्शन हटा दें तो क्या बन जाएगा, स्केलर, और स्केलर के साथ डायरेक्शन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वेक्टर।